एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं जो था काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस दौरान जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वो एनर्जी क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी अपने पास कैरी करेगा वो एनर्जी होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं तो वो जो एनर्जी कैरी करेगा वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आ गया। वैसे पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर किसी ऑब्जेक्ट को रेज करते हैं ना तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास स्टोर करेगा वो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड हमारी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने एक रबड़ बैंड को खींचा ना, इलास्टिसिटी शो करेगा वो। जैसे रबड़ बैंड को मैंने खींचा तो खींचने के बाद इस एंड पे वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा और जैसे मैं इस एंड को छोड़ दूंगी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैरी करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो वैसे ही मैंने एक स्प्रिंग को लिया और उसको खींचा, एक टाइम के बाद मैंने स्प्रिंग को क्या किया, छोड़ दिया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास वापस आने की, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एरो एंड बो का, ठीक है। जैसे ही मैंने बो के अंदर एरो को खींचा मतलब मैंने उसकी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया और जैसे मैंने इस बो को छोड़ दिया तो ये बो किस में आ गया, मोशन पोजीशन में। तब वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप नेक्स्ट सीनियर क्लासेस में जाओगे तब पता लगेगा आपको कि जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो क्या है, हमारी जो रिपेल करते हैं जिस एनर्जी के साथ वो एनर्जी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक बच्चे ने बॉल पकड़ी हुई है ना, जब इसने बॉल पकड़ी है ग्राउंड लेवल से, जब इसने बॉल उठाई है अपने हाथ में तो उस समय बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उस बॉल की क्या की है, पोजीशन को चेंज किया है। लेकिन जब वो उसको थ्रो करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तब उसके पास होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आ गया है आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। यानी कि एक हाइट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो उसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पूरी की पूरी बात कर रहे हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे बुक में 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 11 में जो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है वो बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम किसी चीज को रेज कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी है, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को रेज करने में जो वर्क डन लगता है फ्रॉम द ग्राउंड पर उठाने से टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, एक पॉइंट तक हम उसको लेकर जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में, वही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसकी डेरिवेशन देख लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। सपोज करो एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ना, और इस ब्लॉक का मास क्या है, m मास का ब्लॉक है। मैंने इस ब्लॉक को उठाया और h हाइट तक ले जाके यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक को रख दिया। यानी कितने हाइट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया वो किस हाइट तक किया है, किससे डिनोट करें अपन, h से। और इस ब्लॉक का मास क्या है, m, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है हमारी, नीचे की तरफ। तो मैं सिंपल सा लिख लूँ कि इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का ना वो कितना है, m, कितना डिस्प्लेसमेंट करा इसने, कितने डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट किया वो मैंने लिखा क्या, h। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, मैंने बोला था कि ये बहुत ही लिखा छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब निकालना क्या है, हमको वर्क डन ही निकालना है ना।
तो मैं लिख लूँ वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है वेट के, है ना। और वेट किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है mg, यानी कि फोर्स यहाँ किसके इक्वल है, mg के इक्वल। m मतलब इसका मास, और ये जो ग्रेविटी लग रही है यानी कि जो ये फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है अपना mg, यानी कि m मास और ये ग्रेविटी। तो f की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, mg लिख सकती हूँ, mg लिख दूँ mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ किससे शो कर रहा है, h से, है ना, h डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये h। तो हमारा w क्या आ गया, mg h, और w क्या है हमारा एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे डिफाइन करते हैं, EP, है ना, किससे डिफाइन करते हैं, EP से। तो यहाँ लिख दूँ वर्क डन की जगह क्या लिख दूँ, EP इक्वल टू mgh, और ये हमारा किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमने डेरिवेशन ड्राइव कर ली कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, और एनर्जी की किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल। हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, आप अपने बुक के डायग्राम में देखोगे कि एक तो सिंपल हम यहाँ A से लेकर B तक की हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं A से लेकर B। तो ये कितना है अपना h1, ये h2, ये h3, और ये सिंपल हमारा क्या है h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बोलता है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रेज करते एक सर्टेन हाइट तक, तो वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके हाइट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है A, और फाइनल पॉइंट क्या है B, यानी कि ये जो सिंगल हाइट है ना, इसको मिला के h, ये इसी पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे इस वाले में देखोगे आप, तो A से लेके B तक गया तो ये h, यानी कि इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, सिंपल सा पाथ फॉलो किया, तो इसका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है h। और इसमें देखोगे तो पहले ये ऑब्जेक्ट इस वाले पाथ को फॉलो करता है, फिर इधर जाता है, फिर इस वाले पाथ को फॉलो करता है, फिर इधर जाता है, फिर इस वाले को। तो ये बोल रहा है कि हमें जो घुमा फिरा के पाथ दिया ना, ऐसे पाथ को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और जो हमारा फाइनल पॉइंट है ना, उसके बीच में एक स्ट्रेट हाइट जो है वही कंसीडर करनी होती है। यानी कि जो हाइट है वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ला दूँ ना, तो ये वाला पाथ जो इसे फॉलो किया ना, ये इसकी हाइट कंसीडर नहीं होगी। इस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो हाइट है वही हाइट कंसीडर होगी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम आपके बुक के दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11.5। 11.5 क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है हमें, 10 kg दे रखा है, व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और हाइट कितनी दे रखी है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये हमारे ग्राउंड से ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मास कितना है, 10 kg है, और इसने जो ये हाइट है ये कवर की है 6 मीटर। यानी कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल से इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने उठाया है। और हमें ये गिवन है कि हमें जी की जो वैल्यू है वो यूज़ करनी है 9.8 ms-2। तो हमारे पास आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। इसने हमसे पूछा है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अभी कंफ्यूज हो गए, ऐसे तो नाम इसमें कहीं लिखा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। आपको ये याद रखना है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने ग्राउंड लेवल से उठाया है, तो हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब रन कर रहा होगा ना, उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड यहाँ पे क्या हमें हाइट गिवन है, ठीक है। जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हमें क्या गिवन होता है, तब हमें हाइट गिवन नहीं होता, तब हमें वेलोसिटी गिवन होती है। और यहाँ पे भी क्या गिवन है, हाइट। तो हम इसे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि जो वर्क डन में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें या काइनेटिक एनर्जी। जब भी वो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो वो आपको वेलोसिटी देगा, और जब वो पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वो आपको हाइट देगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपना, mgh, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, मास गिवन है,
ठीक है, हमारे पास मास गिवन है, जी हमारे पास जी गिवन है, हाइट भी गिवन है। अब सेकंड हमें क्या करना होता है, यूनिट्स चेक करनी होती है। मास केजी में, ठीक है, ग्रेविटी की यूनिट सेम है और हाइट हमारा मीटर में है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। एम की जगह मैं क्या लिख दूँ, 10 kg इंटू 9.8 MS-2, जी की वैल्यू इंटू एच हमारा क्या है 6 मीटर। एक बार है ना आप ये यूनिट्स जरूर लिख लें ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप डायरेक्ट लिख लूँ 10 इंटू 9.8 इंटू 6, ये हटाएंगे नीचे 10, तो 98 इंटू 6, और 98 को जब 6 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 558। और या तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं केजी मीटर का स्क्वायर और एस का -2, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 558 जूल। इतना समझ में आ गया। आपके तो एनसीईआरटी बुक में बहुत इजी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 11.6 की। 11.6 में क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg मास दे रखा है, इज एट अ हाइट सर्टन हाइट, नहीं ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड, यानी कि अबव द ग्राउंड उठा रहा है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस बार हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फाइंड द हाइट, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जी की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है यहाँ पे 10 मीटर S-2। तो हमारा ये हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है। गिवन लिखते ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास किसकी क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लूँ mgh, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमें ना, यहाँ पे ये डाटा गिवन है, ठीक है, m गिवन है और हमें g गिवन है, हमें निकालना क्या है, यहाँ से ये h निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड हमें इनकी यूनिट्स चेक करनी है, पोटेंशियल एनर्जी का जूल में है, ओके, मास हमें केजी में दे रखा है, ठीक है, और ग्रेविटी की यूनिट सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितना है अपना 480 जूल लिखूँ पहले, ठीक है, जूल को भी रहने दो 484, क्योंकि यूनिट्स तो सेम ही अपनी, तो 480 इक्वल टू मास कितना है अपना 12, और जी की वैल्यू न्यूमेरिकल इजी बनाने के लिए जी की वैल्यू में क्या दे रखी है 10 दे रखा है इंटू एच। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे लिख लो इक्वल टू एच, 0 से 0 कट गया अपना, और 12 4 जा अपना पास क्या होता है 48, तो एच की जो वैल्यू आई है हमारी वो क्या आई है 4, और इसकी यूनिट हाइट को हम किस में निकालते हैं, अब यहाँ पे जूल मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे हमने जूल लिखा था, नहीं, इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे मीटर, ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में तो ये आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ना तो कोई एनर्जी हम बना सकते हैं ना ही किसी एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो ये क्या बोल रहा है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और ये जो डेफिनेशन है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ आपको यह करनी है, एग्जाम में लिख कर आनी है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्री फॉल का। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास क्या है m है, ठीक है। तो आपको जब भी ये याद रखनी, जब भी हम हाइट की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम हाइट की बात करेंगे h आएगा ना, तो ये क्या है, इसका मतलब ये mgh है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन जब वेलोसिटी स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, यहाँ पे v आ गया ना, यहाँ पे हम बात किसकी कर रही है काइनेटिक एनर्जी की। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रेस्ट पोजीशन पे है और उसका मास क्या है m, ठीक है, और एक सर्टन हाइट ग्राउंड लेवल से एक सर्टन हाइट तक ऊपर यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे क्या आ गई हाइट आ गई। जैसे यहाँ पे हाइट आ गई इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है mgh है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ ऊपर आके तो वो क्या है स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे हमने यहाँ से फ्री फॉल किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ
तो इसका जो हाइट है वो क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सपोज करो ये यहाँ तक कि यहाँ की हाइट अपनी 10 है। अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपनी हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि हाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे हाइट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम में आएंगे, टॉप से बॉटम में आएंगे, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती जाएगी और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पे गिरने वाला होगा, यानी कि ग्राउंड लेवल से टच करने वाला होगा हमारा ऑब्जेक्ट, अब वो यहाँ पर आ गया। सपोज करो अब हमारा यहाँ पे 0.02 हाइट से ही थोड़ी सी दूरी पर है। जैसे ही वो पॉइंट को, ग्राउंड लेवल के पॉइंट को टच करने वाला होगा ना, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, हाईएस्ट होएगी। यानी कि इस लेवल पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो गिरने से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी, सबसे कम। अब हम देखेंगे बॉटम टू टॉप, यानी कि जब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमारा जो MGH है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगा, अपना हाई होगा, और अपना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते समय हाइट हमारी क्या होगी, इंक्रीज। तो बॉटम टू टॉप जाते समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपनी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होगी, कम। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में किसी भी इंस्टेंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा। अगर हम इस वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी कांस्टेंट निकलेगा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी कांस्टेंट निकलेगा। अब तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलता है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी MGH और काइनेटिक एनर्जी हाफ MGH क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इलेक्ट्रिक आयरन का, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक आयरन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, है ना। अगर मैं लैंप की बात कर लूँ, है ना, तो ये जो अपना लैंप होता है ये क्या करता है, हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये केमिकल एनर्जी को चेंज करता है लाइट एनर्जी के अंदर, करता है ना। अगर अपने घर में जो ट्यूबलाइट या फिर बल्ब, मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, बल्ब का एग्जांपल ले लूँ, ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले लूँ, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं लाइट एनर्जी के अंदर। यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो रही है, ना ही यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखोगे जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपके बुक में लिखा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है क्या, एक्चुअली में पावर है। अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो क्या करेगा, किसी भी काम को बहुत ही कम टाइम में कर देगा। लेकिन एक वीक पर्सन है तो उसी काम को करने के लिए क्या लेगा, वो ज़्यादा टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं कि पावर क्या है, स्पीड ऑफ वर्क डन, यानी काम करने की जो स्पीड है हमारी, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, पावर ज़्यादा है। अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या है, पावर। तो हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या है, हमारी पावर। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देती हूँ। जहाँ पर भी रेट लिखा होता है ना, रेट का मतलब ही क्या होता है, टाइम। तो रेट किससे रिलेट करता है, रेट रिलेट करता है टाइम, और टाइम हमेशा किस में आएगा, 1/टाइम के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट की बात हो रही है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर क्या है, कम, और टाइम अगर कम लग रहा है तो पावर क्या है, ज़्यादा। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पावर को मैंने P लिखा है, वर्क को W और टाइम को
टी लिखा है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है। इसको अपन कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट वही किलो आ गया अपना, क्या आ गया यहाँ पे, किलो आ गया। और किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। अब यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले में अगर हमारा पावर 1 वाट कब कहलाएगा, जैसे हमने 1 जूल की डेफिनेशन देखी थी ना, वैसे यहाँ पे 1 वाट की डेफिनेशन। 1 वाट की डेफिनेशन क्या है, जब आपका वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा अपॉन में 1 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना होगा अपना 1 सेकेंड, तब हमारा एक क्या निकलेगा, 1 पावर क्या निकलेगी, 1 वाट। और 1 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो वाट 1000 वाट है, तो 1 किलो वाट को 1000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की यूनिट या तो वाट लिख लो या फिर जूल पर सेकेंड लिख लो। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। वर्क डन इक्वल होता है अपना किसके, एनर्जी के इक्वल। बताया मैंने आपको बहुत बार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी। तो यानी कि इस वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। यानी कि पावर जो हमारा होता है, ये जो पावर है, या तो फिर इसको वर्क की जगह लिख लो क्या, एनर्जी अपॉन में टाइम। ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी को अपन किस में करते हैं, जूल में, और टाइम को सेकंड में। या तो पावर किसके इक्वल है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम में भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर को हम क्या लिखेंगे, एवरेज निकालेंगे टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, या फिर क्या टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल 11.7, 11.8 जो कि पावर से रिलेटेड है। तो 11.7 क्या बोल रहा है, 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं, ईच ऑफ वेट, यानी कि दोनों का वेट क्या है अपना 400 न्यूटन, क्लीन पापा रॉप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। यानी कि एक रॉप पे वो चढ़ती है और उनकी हाइट क्या है, 8 मीटर है। गर्ल ए एंड गर्ल बी, ठीक है, 2 लड़कियां हैं। तो गर्ल ए लेती है टाइम 20 सेकेंड, लड़की ए, ये जो ए है ये क्या ले रही है, 20 सेकेंड ले रही है। और जो लड़की बी है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या ले रही है, 50 सेकेंड ले रही है। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो दोनों के हमें पावर निकालनी है। तो ये ए है, बी है, और दोनों का वेट क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है ए का वेट है अपना 400 न्यूटन और बी का भी वेट क्या है अपना 400 न्यूटन। हाइट दोनों सेम हाइट पे चढ़ेंगी, 8 मीटर 8 मीटर, पर ए ने टाइम लिया है 20 सेकेंड और इसने क्या लिया है 50 सेकेंड। यानी कि ए के पास हमें टाइम देखते क्या पता चल गया, टाइम कम है, तो यानी कि ए के पास पावर क्या है, ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला लिख लें। पावर क्या होता है अपना वर्क डन अपॉन में टाइम। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, हाइट। वेट का मतलब क्या दे रखा है, हमें mg दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, हाइट। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वर्क डन क्या है, mgh, और यहाँ पे जो वर्क डन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो वर्क डन अपना क्या है, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपना mgh अपॉन में टाइम। ठीक है, इसके अंदर ये अपनी क्या है पावर, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। सेकंड हमें वही यूनिट चेक करनी है, वेट न्यूटन में, ठीक है, हाइट मीटर में, ठीक है, और टाइम अपना सेकंड में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो mgh, m कितना है 400 इंटू ये पूरा वेट है ना, mg पूरा कंबाइन दे रखा है, g लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेट दे रखा है। वेट मतलब हमें mg की वैल्यू है यहाँ पे ना, तो आप ये मत लिखना g की वैल्यू 10 मत लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है फिर अपना h, और h क्या है अपना 8, और टाइम कितना है अपना 20 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, और ये 2 से 20, तो कितना आ गया अपना 160 वॉट। यानी कि अगर हम a की पावर देखें तो a की पावर कितनी है 160 वॉट। तो जो पावर गर्ल a एक्सपेंडेड कर रही है वो कितनी है 160 वॉट। अब हम b की बात कर लेते हैं, किसकी निकाली थी हमने, a की, वही हम b की निकालेंगे। तो वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन यहाँ पे क्या है, वही वेट, और वेट भी दे रखा है और h भी दे रखा है, यानी कि वही mgh अपॉन में टाइम। m कितना है इसका, वही 400 है,
और h सेम हाइट पे चलेगी, लेकिन इसका टाइम यहाँ पे क्या है 50 है। 0 से 0 कटा 1 8 जा और 8 8 जा क्या है 64 वॉट। यानी कि जो पावर b है, जो लड़की के पास, जो b लड़की है ना, उसके पास पावर कितनी है 64। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसने टाइम क्या लिया है कम, तो इसकी पावर क्या आएगी ज़्यादा। इसने टाइम क्या लिया ज़्यादा, तो इसकी पावर क्या है कम। अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 11.8 पे। 11.8 बोल रहा है अ बॉय ऑफ मास 50 kg, ठीक है, एक लड़के का मास क्या दे रखा है हमें 50 kg दे रखा है। रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, यानी कि 45 सीढ़ियाँ हैं और उसको कितने टाइम में कवर कर रहा है वो 9 सेकेंड में कवर कर रहा है। हाइट ऑफ ईच स्टेप, और एक स्टेप की हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पावर, वही हमें पावर निकालनी है और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। मास है, हाइट है, इसका मतलब हम पहले तो पावर लिख लेते हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ये जो वर्क डन है ये क्या है अपना mgh अपॉन में टाइम। अब देख लें हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास मास गिवन है। देखो मास और वेट में अंतर होता है। जब वेट की बात बोलेगा ना कि वेट गिवन है, इसका मतलब टोटल हमें क्या गिवन है mg गिवन है। लेकिन जब वो बोलेगा कि मास है तो मास का मतलब यहाँ पे क्या है सिर्फ हमें m गिवन है। तो यहाँ पे मास है, इसका मतलब हमारे पास क्या है m गिवन है, तो इसका मतलब हमें g भी चाहिए। g की वैल्यू उसने दे रखी है, h की भी है हमारे पास, हाइट भी है और टाइम भी है। लेकिन जो ये हाइट हमें गिवन है ये डायरेक्ट गिवन नहीं है। क्या बोला इसने 45 स्टेप्स, यानी कि ये हमें पहले तो हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं। कितने स्टेप्स हैं 45 इंटू, और एक की कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे लफड़ा किसको हो रहा है यूनिट का, सेंटीमीटर है। तो पहले इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे मीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो ये बड़ी यूनिट के साथ जो नंबर यहाँ पे आएगा वो क्या होगा छोटा। और छोटा नंबर कब आता है जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो किस चीज़ को डिवाइड करना है अपन को, इस 100 को हमें 15 से के नीचे लिखना है और डिवाइड करना है। और क्या है ठीक है, टाइम हमारे पास 9 सेकेंड। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 के टेबल से 9 जा और 20, ये 3 और 4 अब नहीं कट रहा ना, तो 9 इंटू 3 डिवाइड में हम 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.75 मीटर। यानी कि हमारे पास हाइट कितनी आ गई है अब 6.75 मीटर हमारे पास हाइट आ गई है। तो हम इसके अंदर पुट कर दें डायरेक्ट, पावर इक्वल टू m कितना है हमारे पास 50 जी। इन सब की यूनिट्स भी चेक कर लेना, यूनिट सही है। और h कितना आ गया 6.75 अपॉन में क्या दे रखा है टाइम, कितना टाइम लेता है वो 9 सेकेंड। यहाँ से हम ये डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 3 3 जा 9, 2 2 5, फिर दोबारा 3 से 1 जा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 5। यानी कि 75 को किससे इंटू करना है 5 से 25 और 7 5 जा 35 36 37। तो हमारे पास आंसर कितना है, पावर कितनी आ गई हमारे पास ये 375 और पावर की यूनिट क्या होती है वाट। तो किसी भी न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है गिवन, ठीक है, और क्या क्या डाटा हमें गिवन और क्या पूछा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वर्क एंड एनर्जी के जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, जब भी वो बोलेगा ना कि वर्क डन निकालो, इसका वर्क डन निकालो, तो क्या पूछ रहे हैं उसकी एनर्जी निकालो। अगर हाइट दे रखी है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो ये वर्क डन किया है हमने, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन में जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज हुआ है ना बार बार, वो पोटेंशियल एनर्जी का यूज हुआ है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें ऐसी क्या नीड हुई कि हमें एनर्जी की कमर्शियल यूनिट निकालनी पड़ी। हमें पता है एनर्जी की हमारी एसआई यूनिट क्या है जूल, ये सबको पता है।
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो मैं इस टाइम को यहाँ ले जा सकती हूँ, यानी कि जो एनर्जी है हमारी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी के हमने स्टार्टिंग में स्मॉलर यूनिट क्या पढ़ा है, जूल में, लेकिन अगर हमारे कमर्शियल की हम बात करें, जैसे हमारे हाउस होल्ड की बात करते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की बात करते हैं, तो इस समय अगर हम बोलेंगे कि हमने इतना जूल ऑफ एनर्जी यूज़ करा है, तो इसका मतलब हम जब 1 किलोवाट पर सेकेंड में हम इतना जूल एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं ना पावर में। अगर ज़्यादा घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो यूनिट्स है जूल की वो किस में चली जाएगी, करोड़ों में, और इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। तो जो एनर्जी की स्मॉलर यूनिट है जूल, हमने कमर्शियल अपने इंडस्ट्रीज के अंदर स्मॉलर यूनिट को किस में चेंज कर दिया, लार्जर यूनिट में। तो अभी एनर्जी की अगर हम कमर्शियली बात करें तो हम एनर्जी को जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, अपना किलोवाट आर, जिसको हम डिनोट करते हैं kWh से। जब एनर्जी को स्मॉलर लेवल पे बात करनी है ना तो हम जूल लेंगे। इसी एनर्जी को अगर हमें कमर्शियली बात करनी है तो हम क्या लेंगे, किलोवाट आर, क्योंकि जूल में कैलकुलेट करने में यूनिट्स जो नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, करोड़ों डिजिट में आते हैं, और जिसको कैलकुलेट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमने एक लार्जर यूनिट डिस्कवर की जो कि है किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। तो 1 किलोवाट पर को हमने अलग अलग लिख लिया, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो यहाँ पे 1 आवर क्या है, टाइम है अपना, और 1 किलोवाट क्या है, अपना पावर है। देखो 1 किलोवाट है, यानी कि किलो को हमने क्या लिखा है, 1000 वाट इंटू 360 सेकेंड। आर को किस में चेंज कर दिया हमने, सेकेंड के अंदर लिख लिया है, और किलोवाट को हमने किस में लिख लिया, 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, 1000 वाट। तो एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 100 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होगी ना, क्योंकि हमने इस 1 किलोवाट को किसके अंदर लिखा है, पावर के अंदर लिखा है। तो 100 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, तो 100 जूल अपॉन में 1 सेकेंड है क्या, एक्चुअली में 1000 वाट है। अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे इसको कि 100 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना 1000 वाट आ जाएगा, इंटू 3600, और ये अपना सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो हमारे पास कितना आया, 3600 और जूल। यही आ गया हमारा, समझ में आया कैसे आया। तो 1 किलोवाट पर आवर किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट पर आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो आपको याद रखना कि 1 किलोवाट किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम कमर्शियल यूनिट्स अपने घर की बात करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि इतना बल्ब है, इतने वॉट का है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना है कि 1 किलोवाट किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 जूल के इक्वल। अब इस रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल 11.9। एग्जाम्पल 11.9 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, ठीक है, पावर कितनी दे रखी है हमें, 60 वाट, इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, 6 घंटे के लिए वो यूज़ होता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि हमें एनर्जी निकालनी है कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो हमें ओवरऑल निकालना क्या है, इसकी यूनिट्स निकालनी है, ये अपना गिवन है। तो 1 यूनिट किसकी इक्वल होती है, 1 किलोवाट आर की इक्वल होती है, यानी कि वो 1 यूनिट पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 1 किलोवाट आर निकालना है। अब यूनिट्स पूछ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये n यूनिट किसके इक्वल हो सकती है, n किलोवाट आर के इक्वल हो सकती है। और हमें ये पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। वो यूनिट्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, किलोवाट आर पूछ रहा है, और किलोवाट आर क्या है, हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी निकाल लें यहाँ से, एनर्जी इक्वल टू
पावर इनटू टाइम। देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे ना कि यूनिट ही किलोवाट आवर होती है, तो आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में जनरली है ना इसी टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना हो क्या है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास पावर है, लेकिन जो पावर हमें यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, किलोवाट में, और आवर्स में टाइम। तो टाइम हमें आवर्स में तो सही है, लेकिन जो पावर यूज करनी है वो किस में यूज करनी है, किलोवाट में यूज करनी है। यानी कि जो हमारे पास पावर है अभी वो हमें किस में गिवन है, वॉट में गिवन है। इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वॉट होता है। अब हमें वॉट से किस में जाना है, किलोवाट के अंदर। यानी कि हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक जीरो से जीरो कट गया, 0.06 किलोवाट। तो समझ में आया, जब भी इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा तो पावर हमेशा किलोवाट में निकालनी है। इसमें पावर किस में दे रखी थी, वॉट में। यहाँ पे हमने पावर किस में चेंज कर ली है, किलोवाट के अंदर पावर चेंज करना है। यानी कि 1000 से हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब पावर हमारे पास किस में आ गई, किलोवाट में। ठीक है, तो पावर हमारे पास किलोवाट में आ गई और टाइम हमारे पास किस में है, आवर में। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, पावर कितनी है हमारे पास 0.06 इंटू टाइम कितना दे रखा है अपने पास 6। सॉल्व कर ले, पॉइंट हटा ले, 1000 तो कितना आ गया 36 और 100 पॉइंट। तो आंसर क्या गया हमारा 0.36 यूनिट्स। यानी कि वो बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 6 घंटे के अंदर, 0.36 यूनिट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको भी मुझसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।